वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। नया साल है, नई उमंग है और जेई की तैयारी कर रहे हैं। सब लोगों को मेरा नमस्ते और बहुत सारा आशीर्वाद। आई विल बी यूजिंग द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। और जो बच्चे यहाँ पे आर एस एम पी ए डी डी आर पी पी ए एन ये सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है एम पी। ये आपको एक रिडेम्पशन चांस मिला है ना। तो इस रिडेम्पशन, हाय हर्षदेव, इस रिडेम्पशन चांस को हम जो यूज़ करेंगे तो इसके अंदर बहुत ही निष्ठा से, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से, परजीवरेंस से इसको यूज़ करेंगे, है ना। जितने भी टीचर्स अमेजॉन एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब लोगों का ये एक वादा है आप लोगों से कि हम अपना 100 नहीं 200% देंगे। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना बेस्ट एफर्ट दें और इसके लिए हमने एक अभी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चालू किए हैं काफ़ी सारे। जेई मेंस वाले बच्चों के लिए आज क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। ये यहाँ पे यो लिख रहा है 88 यो। थोड़ा सा उम्र ज़्यादा है मेरी, तो यो वाला तो मैं नहीं कह सकता अपने आप को। इस डिजिटल गुरुकुल के अंदर मैं आपका डिजिटल द्रोणाचार्य हूँ। आप लोग डिजिटल एकलव्य हैं, अर्जुन भी हो सकते हैं। अब हर एक गुरुकुल के अंदर कुछ कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ेगा और उन नियमों का पालन करने के लिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और किस प्रकार आप अमेजॉन अकेडमी को ढंग से यूज़ कर सकते हैं, चाहे ब्राउज़र के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं या ऐप के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू अ कपल ऑफ थिंग्स विच आई थिंक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा नाम है विपुल मेहता। आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। हाय इंग्लिश प्लीज डीवी। माय नेम इज विपुल मेहता एंड दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन विच वी विल डू टुडे। अंगूठा तो नहीं लेंगे, नहीं, आपसे डिसिप्लिन चाहिए मुझे। ये है आपकी गुरु दक्षिणा। बताऊंगा मैं क्या है गुरु दक्षिणा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर बीटेक किया है मैंने आईआईटी बॉम्बे से। ऑल इंडिया रैंक 1731 थी। अच्छी है बुरी है तो पता नहीं, यही आई थी लेकिन, है ना। और आपके पास अगर फिजिकल केमिस्ट्री है वायली पब्लिकेशन की, थैंक यू। यस मैं ही हूँ 80। साक्षात्कार आपका जिससे हो रहा है वो मुझसे ही हो रहा है, ठीक है। सो आई होप बहुत सारे बच्चों को सौभाग्य मुझे मिला है उनको पढ़ाने का। और आई थिंक आप भी बहुत सारे लोग जो हैं जेई क्लियर करेंगे और इस लिस्ट को बड़ा करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एकलव्य और द्रोणाचार्य की जो बात कर रहा था मैं, वो ये है गुरु दक्षिणा आपकी। नंबर 1, थैंक यू 80, आप मेरे फैन हैं, थैंक यू। आप क्लास टाइम पे शुरू करेंगे, मैं टाइम पे आऊँगा, सारी क्लासेस अटेंड करेंगे और जो क्लासेस उनकी रिकॉर्डिंग देखेंगे अगर आप मिस कर दें तो। रिवाइज करके आएंगे क्लास से पहले। थोड़ी सी काइंडनेस हम सबको चाहिए, तो चाहे आपके वो पीयर्स हो चाहे मैं हूँ, मुझ पे थोड़ी और भी काइंडनेस दिखाइएगा। और स्पैम करने के लिए समय व्यर्थ मत करिए। अब हाई टाइम है इस बात को सोचने का कि स्पैम करने के लिए तो टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। हमारे पास यहाँ पे टाइम है मेहनत करने का अभी। उसके अलावा एक माई डाउट सेक्शन होगा जिसके अंदर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। सो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो क्रोम या फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, ओके। और उसके अलावा आप एंड्रॉयड पे अगर हैं तो आपके पास वर्जन 6 या ऊपर होना चाहिए अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो, राइट। आई विल टेल यू फ्रॉम बेसिक बट आई विल ट्राई टू बी एज कॉम्प्रीहेंसिव एज आई वॉन्ट टू बी बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। 5 Mbps से ज़्यादा कनेक्शन आपको चाहिएगा। इंटरनेट आप स्पीड चेक कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आइडियल कोर्स ये किसके लिए है? ये कोर्स है ग्रेड 12 और ड्रॉपर्स वाले बैच के लिए। दिस कोर्स इज मेंट फॉर एनके, फॉर पीपल हु आर इन क्लास 12th और द ड्रॉपर्स बैच। दे विल बी 2 teachers who will be taking care of this. Vipul, that is me, and Ashutosh Gautam sir who will be taking organic chemistry. I will be taking physical and inorganic chemistry. लेक्चर्स का नंबर 24 होगा और इस 24 लेक्चर्स के अंदर हम पूरा जो भी जेई का सिलेबस है मेंस के लिए उसमें आपको तैयार करेंगे। यहाँ तक सबको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
English, please. I don't think there is going to be a problem, KV, in case you just follow the syllabus which is taught to you, and we will make sure that you are going to have a comprehensive revision. Okay? Okay, let's start. This is going to be a slight summary of how the dashboard of Amazon is going to work. So I'm just going to walk you through the dashboard. This is going to be the dashboard. ये dashboard आपको दिखेगा. RS, I am good, very good. ये डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से टेस्ट आने वाले हैं, अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं, और जेई फैकल्टीज कौन कौन से आपको पढ़ाने वाले हैं. इसके साथ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि टेस्ट है, प्रैक्टिस है, लाइव लेसन्स है. ये सब क्या है? लाइव लेसन्स जो है उसमें आप देख सकते हैं ये सब उन बच्चों के लिए जो पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा क्विकली जाऊंगा इसके अंदर. इस लाइव लेसन के आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लास है, क्रैश कोर्स की है, माइक्रो कोर्स की है, मास्टर क्लास है, राइट? ठीक है. एंड सारे टीचर्स का आपको दिख जाएगा कि अपकमिंग लाइव सेशन कौन कौन से हैं. क्लास का शेड्यूल कैसे पता लगता है? हर लाइव सेशन के ऊपर आपको देखिए समय और डेट लिखी हुई होगी. आपको दिख रहा होगा 7 जनवरी 9 PM से 10:30 PM, जो कि आज है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी कक्षा के लिए है. DPP और क्लास के नोट्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे आपको लेसन डिटेल में क्लास के नोट्स यानी कि जो स्क्रिबल्ड PPT है वो मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा कि जो DPP है अगली इस क्लास के लिए वो कौन सी है. हाउ टू सी द क्लास रिकॉर्डिंग्स? आपको पास्ट लाइव लेसन में पूरी क्लास रिकॉर्डिंग दिख जाएगी. तो ये सारी चीज़ें. उसके अलावा प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं. आप अगर अलग से प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं एक गिवन टॉपिक के ऊपर. जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक लिया तो आपको आ जाएगा उसमें कौन सा डिफिकल्टी लेवल है, राइट? दिस ड्यूरेशन ऑफ क्लास इज 1 hour 30 minutes. आई नो यू आर रेडी. इंग्लिश प्लीज. You can choose the difficulty level RC, and hola mucho gracias. Spanish नहीं आती है मुझे. Is this course sufficient for males? Yes. टेस्ट मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो टेस्ट मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन से पार्ट टेस्ट हैं, कौन कौन से फुल टेस्ट हैं, और जेई मेंस का भी है, जेई एडवांस्ड का भी है. दोनों टेस्ट आपको मिल जाएंगे. फाइन. एंड उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स जो थे वो भी आप देख सकते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के. टेस्ट के अंदर जो शेड्यूल है उनका सिलेबस क्या है वो भी आपको दिख जाएगा. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये सब चीज़ें. आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई आपत्ति है. ये सिलेबस जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे. विल यू टीच इन इंग्लिश और हिंदी? बोथ. हाँ, इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट लेट मी नो. ओके ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट मच अडू. ये एक लेसन स्ट्रक्चर हर एक लेसन में मैं आपको दूंगा. इस लेसन स्ट्रक्चर के अंदर आप जब रिवीजन करेंगे तो देखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स, ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज बेसिकली यू हैव टू रिवाइज. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. Starting with mole concept. Now, if you ask me what is mole concept, I will tell you it is the algebra of chemistry. Okay, algebra of chemistry means अगर मैं आपको एक मोल की बात बोलता हूं तो it is the same amount which consists of same number of entities. Entities का मतलब क्या होता है? atoms और ions और molecules which are present in 12 gram of carbon 12. ऑब्वियसली कार्बन एटम है तो यहाँ पे ये आयंस और मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे. तो ये मोल की बेसिक डेफिनेशन है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये बहुत ही एलिमेंट्री सी चीज़ है. गलती ये करते हैं लोग लिखते हैं मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मोल. ओके, द डेफिनेशन ऑफ मोल इज बेसिकली the number of entities present in 12 grams of carbon 12. Now these entities comes out to be Avogadro number Na or N naught, which is 6.022 into 10⁻23. यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है? Is that the case? नहीं? चलिए, मैं बेसिक डेफिनेशंस इसलिए बता रहा हूं, जेई का अगर आप पेपर देखेंगे मेंस का तो आपको हर साल ये बात पता लग जाएगी कि बेसिक डेफिनेशंस पे ही क्वेश्चन आते हैं. ओके, स्टोइशियोमेट्री, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, स्टोइशियोमेट्री सबको आता है बट एग्जाम के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है.
अगर हाई प्रेशर होता है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको इक्वेशन बैलेंस देनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, मोल्स ऑफ ए बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सबको समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, आप एग्जाम के अंदर देखिए, एग्जाम जो है वो एक बार ही देना है जेई, तो उसमें क्या होता है, परीक्षा के अंदर आपको बहुत दिक्कत होती है और गलतियां करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सपोज मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी, राइट। अगर मैंने आपको कह दिया कि इसके 2 मोल हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए, इसके कितने मोल है? तो एक तरीका तो यह है कि इसका 1 मोल इसके 6 मोल देता है, राइट। आई विल टीच वॉल्यूमेट्रिक ऑल्सो, येस। So the 2 moles here will give 12 moles here. This is one way of doing it. Or you can simply use moles of C6H12O6 by 1 is equal to moles of CO2 by 6. This is given to you as 2, so this will be 12. Simple enough. I'm going slightly faster because these are like really elementary concepts, okay. The concept of limiting reagent, for example, if I give you a simple question, C plus half O2 gives CO. If I give you 1 mole of this, if I give you 3 moles of this and I ask you how many moles of CO can be formed, entities means atoms, ions or molecules, yes. So अगर मैंने आपको ये दे दिया तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, कार्बन का 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट करता है, सो 1 मोल विल रिक्वायर हाफ मोल, सो इफ आई से यहाँ पे तो 3 मोल है, सो दिस इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो दिस इज एक्सेस एंड दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट. सो इफ आई हैव टू यूज मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय हाफ, यहाँ पे किसके मोल्स डालते हैं, जिसके मोल्स आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्म में हो, राइट. सो यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड कितने आ जाएंगे, हाफ. So at the end of reaction, this will be 1 minus 1, which is 0. This will be 3 minus half, which will be 2.5. And this will be 1. Simple enough? JS? Is it fine? Simple enough? Shall we proceed, guys? AN. What if mass is given to you? SS first, for example, if I give you 12 grams. So first 12 grams, you will convert it to moles, 12 upon 12, because that is the atomic weight. Straightforward, right? POAC I don't think you will require, okay. Concentration terms, I'm just browsing through a couple of concentration terms which you will be requiring. First is molarity, which is moles of solute upon volume of solution in liters. This, then we will find n factor. Once you find n factor, you can easily find normality also. Normality is equivalent of solute upon volume of solution in liters, right? And अगर मैं आपसे एक बार और बोलता हूँ तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी अगर दी हुई है तो कैसे निकाल सकते हैं, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. ये एन फैक्टर अपन आज निकालना सीखेंगे. तो मोलारिटी अगर आपको पता है, you can always find normality. It's very straightforward. Then there is mole fraction, which is denoted by X. So this is, for example, if I ask you, this is moles of a given species upon total moles. I will tell you how to find n factor. Wait. सब आएगा दोस्तों, सब आएगा SH. Okay. Then there are some kind of percentage terms which we are going to be using. Equivalent is nothing but moles of solute into n factor. Then there is something which is known as molality. Molality क्या होती है? Molality is moles of solute upon weight of solvent in kg. Fine. So ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, है ना, ये सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं. So
सेल आउट नहीं, सॉल्यूट। फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ यहाँ पे एच टी एस यू सब इधर लोग ध्यान दो, ठीक है, थोड़े बहुत इधर ध्यान दो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंस यू विल कम टू नो, जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, ओके। यस, यू विल गेट द नोट्स 80। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब यह है कि सपोज यहाँ पे इसके 1 मोल थे, उसको आधे मोल्स ही चाहिए थे, है ना। तो अगर यहाँ पे इसका 1 मोल दिया है तो उसको हाफ मोल ही चाहिए, लेकिन इसके तो 3 मोल दिए हुए हैं, राइट। सो इसके ये एक्सेस में हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाएगा, वो पूरा जो खत्म हो जाएगा तो लास्ट में इसके 1 मोल पूरे रिएक्ट हो जाएंगे, इसके 2.5 मोल्स बचेंगे। सिंपल इनफ। अब जो सबसे डिफिकल्ट जो चीज लगती है बच्चों को, वो अब शुरू होगा, ओके। आई विल टेल यू इसके, वेट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? The best definition of oxidation is it is loss of electrons, and the best definition of reduction is gain of electrons. So for example, if I ask you Cu2 plus 2 electron gives copper, I can say copper is getting reduced because it is gaining electrons. If I give you the reverse reaction, Cu gives Cu2 plus 2 electrons, or I give you like this, Cu minus 2 electrons gives Cu2 plus. So this is basically getting oxidized. अब एक बात ध्यान से सुनिए. I know all of you are thankful. Okay, let's not put our efforts and let's not put our concentration to things which don't matter. Okay, let's be all positive and work towards what is most important. Okay, oxidation, to check oxidation, one thing you should check is यहाँ पे इसका oxidation number कितना है. इसका oxidation number है 0 और इसका oxidation number है +2. तो oxidation number अगर increase हो रहा है, oxidation number अगर increase हो रहा है, that substance is getting oxidized. Similarly यहाँ पे इसका oxidation number है 2, यहाँ पर है 0. अगर oxidation number कम हो रहा है, जैसे कॉपर का 2 से 0 हो रहा है, तो it is getting reduced. Simple enough. तो पहले तो ये सब ध्यान रखिए. अभी थोड़ा मैं चाहता हूं आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से यहां पे देखिए मैं क्या बताने वाला हूं, है ना. वो बहुत ज़्यादा फोकस से देखिएगा. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, ठीक है. सो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज a substance which itself gets reduced and oxidizes others. JS, this is pure English. A substance, I will tell you again, reducing agent is a substance which itself get oxidized and reduces others. Okay, so now you have to understand one thing. If something is getting oxidized and it is reducing others, if something is told to you in this fashion, how do we cope up with it? Okay, so I'll tell you how to go about it. Okay, so for example, if I say Cu plus MnO4 minus gives Mn2 plus Cu2 plus. So I will tell you that the oxidation number of copper here is 0, this is +7, this is +2 and this is +2. Okay, copper itself is getting oxidized. So if copper is getting oxidized, it reduces others. So this is the oxidizing agent or reducing agent? It is the reducing agent. Similarly, manganese अगर देखेंगे आप +7 से +2 में जा रहा है, सो मैंगनीज खुद हो रहा है रिड्यूस, यानी कि ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरों को. नहीं, आर ए नहीं है, KSH, इट इज इट सेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग. सो इफ इट इज इट सेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड, इट इज ऑक्सीडाइजिंग अदर्स. वेरी गुड, गुड K, पिकिंग अप वेल. SH, आर वी क्लियर?
यस, ऐसे इज राइट. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है. ओके, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो सकता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि H2O के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका -2 है. तो अगर मैं बॉन्ड बनाता हूं, इसके, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. आई थिंक सबको पानी का स्ट्रक्चर सबको बनाना आता है. वैलेंसी एक सबसेट है यार, है ना. ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कैसे करते हैं? इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? टेल मी. Oxygen, Sj. So in this bond, if you can see this bond, I can say oxygen is more electronegative. There is only one bond, so this will be -1 here and this will be +1 here. Oxygen gains 1 electron and we assign hydrogen is losing 1 electron. Similarly, this will be -1, this will be +1. Can you tell me the total charge on oxygen now? This is -2. This is what the oxidation number states. Can you tell me the total charge on each hydrogen now? It is going to be +1. Simple enough. So एक तरीका तो ये है. Another way which you should remember is summation oxidation number of all atoms is equal to net charge on the compound. So for example, if I ask you MnO4 minus में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, सपोज आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे इसको? सो आई विल से लेट मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर इज x. There is only one atom of manganese. There are 4 atoms of oxygen. So 4 into -2 is equal to net charge on the compound, which is -1. So x is equal to +7. This is how we do it. Fair enough? This is pretty straightforward. I will not waste too much time calculating oxidation number because this is a crash course. You should attend the micro course if you want to go in detail in this. Okay. Calculation of n factor. You want one more explanation on this? Okay, let's take an example of Cr2O7 2-. Okay. Now if I want to find the oxidation of number of chromium, let it be x. So x into number of chromium is 2 plus there are 7 oxygen. Each oxygen is in -2 into 7, and the net charge on the compound is -2. As, can you find x now? So x will be +6. Okay. This course is for droppers and 12th class students who are appearing for JEE mains now. So I am sorry, I have to go slightly faster. Okay. Maximum on the limit, it should be the group number. n factor मैं डिटेल में बताऊंगा सब आ जाएगा अभी. n factor होता क्या है? तो n factor सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ पे आती है? सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है रिडॉक्स रिएक्शन में, है ना. एसिड बेस तो काफ़ी लोगों को आ जाता है फिर भी, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये सॉल्व कर पाए. ओके. सो नाउ टेल मी वन थिंग. ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेम थिंग फॉर यू. ओके. n फैक्टर निकालने के लिए हाउ डू यू फाइंड n फैक्टर फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन? n फैक्टर is defined as change in oxidation number per atom into number of atoms undergoing change. ठीक है. तो अब ये मुझे कौन बता सकता है? मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं. सब रेडी हैं? पूरा फोकस से, हाँ, ध्यान से. ये सबको इसमें दिक्कत आती है इसलिए बता रहा हूँ. ये एक बार मैं सिखाऊंगा और आप अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, खटाखट सब हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ इन सब का n फैक्टर बताइए. इसका भी बताइए, इसका भी बताइए, इसका भी बताइए, इसका भी बताइए. इन इंग्लिश आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, ऑल दीज थिंग्स विच आर अंडरलाइन, यू हैव टू फाइंड द n फैक्टर ऑफ दीज. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, write the oxidation number of all these species. This is +7, this is -2, this is -1, this is +2, this is 0. Now oxygen दूसरी साइड पे नहीं दिया हुआ है. Oxygen is not given on the other side, means oxygen's oxidation number is not changing. So remove the ones जिसका oxidation number change नहीं हो रहा है. मैं इसको remove कर रहा हूं. Simple. अब मुझे बताइए इस कंपाउंड में मैंगनीज इज चेंजिंग.
ए बी यू विल गेट द नोट्स जहाँ पे लेक्चर आया है आपके पास, राइट उसके नीचे ही आपको दिख जाएगा नोट्स और डीपीपी दोनों, ठीक है। मैंगनीज का +7 से +2 है। कैन यू टेल मी द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज? 7 -2 5 का चेंज है। एंड हाउ मेनी मैंगनीज एटम्स आर देयर इन दिस कंपाउंड? ओनली 1. So change in oxidation number into number of atoms which are undergoing change. So this will be 5. Can you tell me about chlorine? -1 से गया 0, 1 का चेंज और एक ही एटम है 1. यहाँ पे 2 से गया 7, you always take the change in mod, so the mod is 5. And कितने मैंगनीज है यहाँ पे? 1, so this is also 5. क्लोरीन 0 से गया -1, 1 का चेंज, कितने क्लोरीन एटम्स हैं? 2, ये आ गया। सिंपल सिंपल, राइट। चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। एक्साइटेड? अरे एनर्जी कहाँ चली गई भाई? सबकी एनर्जी लेके आओ यार, उठो उठो उठो, नींद से उठो सब लोग। वन मोर एग्जाम्पल, चलो 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 फटाफट करते हैं, मजा आएगा बहुत। जेई आ गया है, हम हार नहीं मानने वाले। सबसे पहले फटाफट ये हमने लिख दिया, ये सब लोग मेरे साथ साथ पेन कॉपी निकाल के साथ साथ करते रहो। चलो चलो चलो। y5 sm 7 - 2 is 5, मैथ्स में भी यही होता है। y6 चेक करो, अभी निकाला था Cr2O7 माइनस में क्रोमियम का +6, राइट। चलो जल्दी से बताओ, क्या ऑक्सीजन का यहाँ पे दूसरी साइड में कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। आर आई विल गो ऑन टू फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, वेट, ठीक है। थैंक यू एम। सो यहाँ पे ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन को हटा देते हैं। चलिए क्रोमियम के ऊपर आ जाइए। इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम 6 से गया 3, 3 का चेंज हो गया, 3 का चेंज हो गया। कितने क्रोमियम है आपके पास? 2, इसका इन फैक्टर 6। आयरन गया 2 से 3। लेट नॉन हिंदी पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड। ओके आरसी, अगेन फॉर यू, क्रोमियम 6 to 3 is the change of 3 and number of atoms here is 2, so 3 into 2. We should not balance K, not required, balancing is not required. Similarly iron goes from 2 to 3, 1 is the change, there is only one iron atom, 1. बेटा 12 नहीं होगा SJ, 0 भी नहीं होगा, 2 से 3 गया है, यहाँ पे 1 से 1, यहाँ पे 3 का चेंज, एक क्रोमियम एटम, 6113, PR is perfectly right. Thank you PR. HK is also right. Right? Perfect. थोड़ा सा ट्रिकी दूं, थोड़ा मजे करें, हाँ चलो। एक कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर के अंदर ही एक चीज बताता हूं। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की जरूरत क्यों होती है? जैसे ये रिएक्शन है अभी जो मैंने लिखा था, आई रोट इट लाइक दिस। सो वन मेथड इज द इक्विवेलेंट मेथड। हाँ, आई एम गोइंग टू टीच यू बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी? ट्रिकी दे रहा हूं बहुत। दुनिया की कोई भी इक्वेशन SM, एनी इक्वेशन इन द वर्ल्ड यू कैन बैलेंस इन 5 सेकेंड्स। चलो 10 ले लो यार, 10 सेकेंड्स करके देखें अभी, जल्दी से करें। चलो इसका लिख दिया मैंने 7 - 1 0 + 2, ये लिख दिया। इसका एन फैक्टर हमने निकाला था 5, इसका एन फैक्टर था 1, इसका एन फैक्टर था 2, इसका एन फैक्टर था 5, राइट। पिक एनी साइड, कोई भी साइड पिक कर लो। कौन सी साइड पिक करूं, LHS या RHS? बताओ। पिक एनी साइड, जल्दी से पिक करो भाई, दुनिया वालों उठो, मेरे दोस्तों। LHS RHS एक पिक करो। LHS, चलो ये LHS मैंने पिक किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो गया 5, ये हो गया 1, राइट। जो एटम्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उनको बैलेंस करो। मैंगनीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इट इज बैलेंस्ड 1 1। क्लोरीन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5/2 है, तो इसको 5/2 कर देते हैं, बराबर हो गया। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ वाटर, ये आ गया 4 पानी, ये हो गई खत्म कहानी। हो गया क्या माइक्रो सेकेंड्स में बैलेंस? वाओ, वापस करें, जादू दिखाऊं, जादू दिखाऊं वापस से? कौन सी इक्वेशन करें? PR, should I repeat again? Pick any side, okay? Pick the LHS, cross multiply, यहां तक क्लियर है? Pick any side RC, cross multiply, clear? Once you cross multiply, you will get 1 and you will get 5, clear? Balance the atoms getting oxidized or reduced. So balance manganese, 1 here, so 1 here,
बैलेंस क्लोरीन 5 हेयर, सो 5/2 हेयर। ऑक्सीजन बैलेंस करो पानी से, 4 ऑक्सीजन 4 वाटर, बैलेंस H/8H+। डू इट फ्रॉम RHS, दूसरा वाला RHS से कर लेंगे यार, ऐसा क्या हो गया, बुरा मान गए तुम? हाँ चलो दूसरा वाला करें, चलो दूसरा वाला करते हैं, ये वाला करते हैं अभी, ठीक है। अभी RHS से करके देखते हैं, चलो तो RHS से करके देखते हैं। तो क्या करें, इसका एन फैक्टर था 1, इसका एन फैक्टर था 3, अभी निकाला था, राइट। इसको जल्दी से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3, ये आ गया 1, खटैक खटैक, परफेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई OP, व्हाट फॉर बेसिक मीडियम, अभी बताता हूँ ना MP, आप वेट करो बस। ये हो गया, अगर ये हो गया, अब जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं उनको बैलेंस करो, आयरन और क्रोमियम को कर दो हाफ, हो गया बैलेंस। अब यहां पे 7/2 H2O को ऐड कर दो, और यहां पे क्या आएगा 7H+, खत्म कहानी, इट इज बैलेंस्ड। अरे हो गया ना दोस्तों। एन फैक्टर निकालना तो मस्ट है, एन फैक्टर तो आना चाहिए। हाँ हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो रेशियो है ना दोस्तों, क्या फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि मैं तो बेसिक मीडियम में करूंगा, मेरा तो मन बेसिक मीडियम में होता है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन कितने है, 7/2 है ना, है ना। MA 7/2 H2O कर दिया मैंने इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करना था, है ना। अच्छा, एक अगर बेसिक मीडियम में करना है तो क्या करोगे, अगर मैं कहता हूं कि मुझे तो बेसिक मीडियम में करना है, तो जितने H+ हैं उतने OH- दोनों तरफ ऐड करो, चलो कर लो। इतने OH- दोनों तरफ ऐड कर लिए। अब यहां पे क्या बन जाएगा, दिस इज 8 वाटर, दिस इज 4 वाटर, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 4 वाटर, ये आ गया 4 पानी, खत्म कहानी, हो गया, है ना। सो दिस इज सिंपल। चलिए चलिए चलिए, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अच्छा, किसी ने मुझे कहा डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या करेंगे, मैं बताऊंगा सब अभी, है ना। What did you do for basic? Add OH- is equal to H+ on both sides and cancel water. बस add OH- is equal to H+ on both sides and cancel water. This is what you have to do for basic. Okay? एक मिनट, हाँ मैं बताऊंगा एक एग्जाम्पल और, चलो एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तुमने इतनी रिक्वेस्ट कर दी इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, FeS plus MnO4 minus gives Fe3 plus SO4 2 minus प्लस Mn2 प्लस, सपोज ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आयरन यहां पे +2 है, सल्फर यहां -2 है, ये +7 है, यहां पे ये +3 में, यहां पे ये +6 में है, यहां पे ये +2 में। n factor alone I have written before RC, it is okay, I'll tell you how to do. Now concentrate here, ionic factor is not required, why, you know, okay. बाकी लोग इधर उधर के कमेंट्स पे ध्यान ना दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। जो बोल रहा है वो सब उसके कर्म है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी जीवन में, है ना। प्लीज ध्यान दीजिए। आयरन 2 से 3 में जा रहा है तो 1 का चेंज है, तो यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना दोस्तों। सल्फर -2 से +6 जा रहा है तो वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर किसी एक कंपाउंड में दो चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, ऐड द एन फैक्टर्स, तो FeS के अंदर तो दोनों चीजें ऑक्सीडाइज हो रही है, add their n factors to get n factor of FeS. So can you tell me what is the n factor of FeS? जल्दी से बताओ। +2 से गया +3, आयरन 1 का चेंज एंड देयर इज ओनली 1 आयरन एटम। सल्फर -2 से गया +6, 8 का चेंज, के ने सही आंसर दे दिया, वेरी गुड। और एक सल्फर है 9। ऑक्सीजन इग्नोर इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन दोनों तरफ -2 है बेटा, समझ में आया। चलो MnO4 माइनस को करो, ये 7 से 2 जा रहा है, अकेला रिड्यूस हो रहा है। सो मैंगनीज का कितना हो जाएगा, 7 से गया 2, 5 का चेंज, ओनली 1 मैंगनीज 5। दिस साइड इफ यू टेक, आयरन का इन फैक्टर कितना आएगा 1 × 1, सल्फर का आएगा 6 और -2 यानी कि 8 × 1 8,
और मैंगनीज का आएगा 5 into 1. YP doesn't RR, you will know which medium to take because you will also study inorganic. This is the first lecture. Okay, as of now, let's say I am giving you acidic medium. Okay, now let's balance it. Can you balance it quickly now? Let's balance it from LHS. Can we balance it from LHS? First step, cross multiply. So this will be 9, this will be 5. Perfect. Balance iron, sulfur and manganese. So iron is balanced, sulfur is balanced, manganese is balanced. Balance oxygen. Here are 36 oxygen, there are 20 oxygens, so this will be 16 H2O. Oxygen balance. And here will be 32 H plus. Simple enough. Why 9? In case SA, AM, SA, in a compound, if there are two things which get oxidized, you add their n factors. Okay? अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ना यार. नहीं दोस्त, सल्फर भी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है. बेसिक में करना है, दोनों तरफ 32 OH माइनस ऐड कर लो. ये लो, ये हो गया बेसिक में बैलेंस. नाउ दिस विल बी 32 वाटर, दिस विल बी 16 वाटर. इसको कैंसिल कर दो, यू विल बी ओनली लेफ्ट विथ 16 H2O. सिंपल. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन दिस कॉन्सेप्ट यू डोंट नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. ओके, सो ऐसा कभी होगा नहीं यार एमए. अगर ऐसा होगा तो एक को माइनस करना पड़ेगा, बट वो देंगे नहीं तुम्हें. ठीक है, देखो मैं ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है उनका ही आंसर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास. ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारे पास 2 साल है जेई के लिए. जेई मेंस अभी है, तो इस बात का रेस्पेक्ट करते हैं हम सब लोग. ठीक है, तो एक सवाल जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है वो ये होता है कि अगर आपको एक इक्वेशन दे दें, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, तो एक्चुअली करना क्या है? पूरे मोल कॉन्सेप्ट में एक इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको मोल्स का रिलेशन निकालना है. सो अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट से इस सवाल को करता हूं, तो मोल कॉन्सेप्ट में द ओनली प्रॉब्लम विच आई हैव इज आई हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. सो मोल्स ऑफ ए बाय ए इज मोल्स ऑफ बी बाय बी इज मोल्स ऑफ सी बाय सी इज मोल्स ऑफ डी बाय डी. राइट, आई हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. मैं करवाऊंगा ना याद यार, ऐसे घबरा क्या रहे हो? ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर आरसी. You don't need to beg, but you also have to understand that there are people who understand Hindi only, right? So you need to be patient. There is nothing to be begging about, okay? So we are all studying here. So I will repeat for you RC again. Mole concept. For mole concept, the equation should be balanced. Once the equation is balanced, you can find the relation like this. For equivalent concept, you don't need to balance the equation. The thing about equivalent is you can express equivalent as moles of A into n factor of A. You can express this as moles of B into n factor of B. You can express this as moles of C into n factor of C. You can express this as moles of D into n factor of D. Okay. So what will happen is now you know the n factor. Milli equivalent मतलब 10 to power minus 3 से multiply किया है ना PP. So understand one thing. अगर आपको n factor निकालना आ गया है ना, अगर आपको n फैक्टर निकालना आ गया तो कहानी खत्म. बिकॉज नाउ यू कैन बैलेंस बाय दिस मेथड और दिस मेथड. और मान लो अगर आपको बैलेंस करना आ गया, यू कैन बैलेंस एनी इक्वेशन इन 5 minutes और 5 seconds रादर. राइट, सो इफ यू बैलेंस द इक्वेशन यू कैन यूज द मोल कॉन्सेप्ट. सिंपल इनफ. इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इज molecular weight upon n factor. So I have told you all, for example, equivalent weight of MnO4 here will be the molecular weight of MnO4 minus upon 5. The equivalent weight of Cl minus here will be molecular weight of Cl minus upon 1. The equivalent weight of Cl2 will be molecular weight of Cl2 upon 2. Here it will be molecular weight of Mn2 plus upon 5. Simple enough. Suppose if I give you a disproportionation reaction, how do you find it? So what is a disproportionation reaction? If the same thing is getting oxidized as well as reduced. Suppose I give you something like this. So chlorine is 0 here, chlorine is plus 5 here, so this is getting oxidized. Similarly, this is getting reduced because chlorine is minus 1. So what do you do is, this is the oxidation half
and this is the reduction half, right? So you simply write Cl2 gives ClO3 minus, this is the oxidation half. What is the n factor of chlorine in the oxidation half? Can you tell me? What is the n factor of chlorine in the oxidation half? I say it is n1. कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा? SJ पक्का? Are you sure SJ it is going to be 5? No. 5 into 2 because there are 2 chlorine atoms. Similarly, if I ask you about Cl minus, chlorine goes from 0 to -1, there is change of 1. What is N2? What is the reduction part? Can you tell me? What is N2? N2 is 2. Very good, SJ. So now if I have to find the n factor, let it be n. The n factor of the one which is disproportionation is given by 1 by n is equal to 1 by n1 plus 1 by n2. So the n factor which you need to find is 1 by n is 1 by 10 plus 1 by 2. You can multiply and divide this by 5. So this will be 6 by 10. So n is going to be 5 by 3. Okay. So for things which are getting disproportionated, you simply need to take the oxidation half and the reduction half, and that can be taken care of simply. If I need to balance it, best way to balance it is using RHS. इसका n factor तो बहुत simple है, इसका n factor तो 5 है, इसका n factor 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन को बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, ये हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, खत्म. देखो दोस्तों, टफ लग रहा है इसलिए तो जेई है. टफ मत बोलो, ये करो, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. मेहनत करेंगे. मैं फिर से बताता हूँ एनपी फॉर यू. इंग्लिश में बताऊँ, हिंदी में बताऊँ? प्लीज एक्सप्लेन अगेन. विच लैंग्वेज डू यू वॉन्ट? सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन हिंदी फर्स्ट, है ना. ये आपको 0 में दिया हुआ है, ये +5 में दिया हुआ है, तो ये एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, और 0 से -1 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है. Chlorine is going from 0 to 5, it is getting oxidized. Chlorine is going from 0 to -1, it is getting reduced. If the same thing is getting oxidized and reduced, it is known as disproportionation. Simple enough. So now if disproportionation is given to you, find the n factor of oxidation half of chlorine, find the n factor of reduction half of chlorine, and then use this formula. 1 by n is equal to 1 by n1 plus 1 by n2. Okay. Let's proceed. There is something which is known as volume strength of H2O2. So for example, if it is given to you as X volume of H2O2, इसका मतलब क्या होता है? You are a piro. Piro क्या होता है दोस्त? I am sorry, I don't understand what is piro. X volume of H2O2 का मतलब ये होता है. What does X volume of H2O2 mean? It means that if you have one bottle which is 1 liter of H2O2, it gives X liters of O2 at STP. What happens is H2O2 is going to disproportionate or it is going to dissociate like this. तो अगर मैंने लिख दिया X लीटर ऑफ H2O2, इसका मतलब क्या है कि X लीटर ऑफ O2 मिलेगा STP पे. अगर O2 का X लीटर मिलेगा STP पे, तो बताओ O2 के मोल्स कितने होंगे जल्दी से. Can you tell me the number of moles of O2 at STP? X upon 2. अरे हाँ, 22.7 में चला लूंगा, 24.7 चला लूंगा, 22.4. हाँ ठीक है. मैं कह रहा हूं अगर X लीटर ऑफ O2 तो इतने मोल्स होंगे. अगर इसके इतने मोल्स है तो इसके कितने मोल्स होंगे? इसका 1 मोल इसके हाफ मोल्स देता है, तो इसके हाफ मोल्स, इसका 1 मोल्स, तो इसके इतने मोल्स कितने होंगे? X by 11.2 मोल्स, राइट. तो ये इतने मोल्स आ गए. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ H2O2? जल्दी से. तो दैट विल बी मोल्स अपॉन वॉल्यूम. So this will be X upon 11.2.
बिकॉज मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया हुआ है. So to cut things short, if x volume H2O2 is given to you, you only need to remember one thing. It means x upon 11.2 molar H2O2 is given to you. That's the only thing you need to remember. बस और कुछ भी याद नहीं रखना है. AA, इसका मतलब अगर मैं दुकान पे गया, क्यों x अपॉन 11.2 कैसे हुआ? अरे चलो ऐसे करते हैं, अब ये देखो 1 मिनट में आ जाएगा. मोल्स ऑफ H2O2 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. मोल्स ऑफ O2 इज x अपॉन 22.4. देयरफॉर मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू x अपॉन 22.4 इंटू 2. आ गया दोस्तों? अरे याद क्या करना है यार, इसको सिंपल है ये तो. बताऊंगा NP H2O2 लिक्विड होता है या गैस. P ब्लॉक तक वेट करो, पढ़कर आना तुम, है ना. यहां तक आगे बढ़े. अच्छा, इसका n फैक्टर यहां पे 2 लिया जाता है क्योंकि H2O2 या तो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है. तो क्या होता है, इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी? इट विल बी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. सो कैन आई से नॉर्मेलिटी इज x अपॉन 5.6 नॉर्मल. सिंपल इनफ. परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम. अगर किसी ने तुमको दे दिया 109% ओलियम है. किसी ने कप नूडल्स खाए हैं, मैगी वाले? किसी ने कप नूडल्स खाए हैं? गर्म पानी जिसमें डालते हैं और मैगी बन जाती है, खाया किसी ने? हाँ, तो ये एग्जैक्टली मैगी वाला तरीका है. एग्जैक्टली हाउ मैगी ऑपरेट्स. सो आई गो टू अ शॉपकीपर, आई टेल हिम दैट आई नीड मैगी. He gives me something which is not Maggi. Oleum is H2S2O7. So I go to a shop to ask for H2SO4. And this guy gives me 109% H2S2O7. I tell him that this is not something which I need H2SO4. So he tells me that if you take 100 gram of this and add 9 gram of water, you will get 109 gram of H2SO4. I said okay. मैंने उससे मैगी मांगी. मैंने उसको बोला कि भैया मैगी दे दो. तो उसने मुझसे बोला कि अच्छा 109% लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इस 100 ग्राम के डब्बे में 9 ग्राम पानी, 100 से ऊपर कितना लिखा हुआ है 9, वो डालिए, आपको 109 ग्राम मैगी मिल जाएगी. ठीक है. तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो ओलियम में H2S2O7 है, इट कैन बी रिटन एज H2SO4 प्लस SO3. So this is Maggi which is already prepared, and this is Maggi which is uncombined. ये मैगी पकी हुई है और ये मैगी जो कंबाइन नहीं हुई है. राइट. तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, तो SO3 अगर मैं लिखता हूं, उसके अंदर मैं पानी डालूंगा, पानी से तो वही रिएक्ट करेगा, तो क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा. तो अगर मैं इसको यहां पे देखता हूं कि 109 ग्राम्स है, so this is H2SO4 plus SO3. Let's say this is x grams. So this will be 100 minus x grams. Right? है ना. तो अगर ये x ग्राम है तो उसके मोल्स कितने होंगे? x by 80, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 is 80. चमका. अब इसमें आप 9 ग्राम पानी डाल रहे हैं, सो 9 by 18 मोल्स हो गए. अच्छा, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो इन दोनों के मोल्स भी सेम होंगे. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? यहाँ से क्या आएगी? 40. तो ये आ गया 40, तो ये आ गया 60, यानी कि 60 H2SO4 तो यहाँ से मिल गया. अच्छा, H2SO4 के भी हाफ मोल्स बनेंगे क्योंकि इसके हाफ मोल्स हैं. तो अगर इसके हाफ मोल्स है तो इसका वेट कितना आएगा? हाफ इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट विच इज 98, तो 49 ग्राम्स यहाँ से आ गया. क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल H2SO4 कितना आया? 60 ग्राम्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट था और 49 नया बन गया. कितना हो गया ये? अरे जो मुझसे वादा किया गया था वो तो निभाना ही पड़ेगा. क्यों भाई जी के? सिंपल इनफ. सो द आइडिया इज you should understand
You should understand what is the basic concepts. Okay? अभी क्वेश्चन करेंगे, we will explain it again, don't worry. परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन कभी कभी आपसे पूछ लेंगे. सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर. और इसको हम अगर मॉइस्चर से रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2. अब ये सवाल आप करके बताएंगे मुझे, ठीक है? ये Cl2 is reacted with I minus, iodine is liberated, and this iodine reacts with hypo solution. Hypo क्या होता है? S2O3 2 minus to give you S4O6 2 minus plus I minus. Now this hypo का reaction with thiosulfate with iodine is something you must remember. ये सबको पता होगा, ठीक है? मेरा एक सवाल है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके A मोल्स हैं, या let me ask you a simple question. If I give you that this is A moles, can you tell me इसके कितने मोल्स होंगे? कौन बताएगा? यो AY. वन मोल होगा. ओके, आई एम गिविंग यू A मोल्स. HK is telling me 1 होगा. ओके, लेट्स सी. A होगा, BV भी A कह रहा है, ठीक है? चेक करते हैं कैसे करेंगे. पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. ये हो गई बैलेंस. अगर इसका 1 मोल इसके 2 मोल देता है तो मोल्स ऑफ आयोडीन कितने होंगे? A/2 हो जाएंगे. ये सिंपल है. येस और नो? येस और नो? दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस नाउ. अगर इसके A/2 मोल्स हैं तो इसके भी A/2 मोल्स होंगे क्योंकि कोफिशिएंट सेम है. अच्छा, ये बैलेंस इक्वेशन है, बिल्कुल बैलेंस्ड है. अगर इसके A/2 मोल्स हैं तो इसके भी A/2 मोल्स हैं. तो या तो आपसे पूछेंगे अवेलेबल क्लोरीन निकालो, तो आप इसके मोल्स निकाल लेंगे. 2A होगा पक्का. पर इसके 2 मोल को तो इसका 1 मोल चाहिए ना दोस्त. चलो ऐसे करके देखते हैं. मोल्स ऑफ आयोडीन बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ S2O3 2 माइनस बाय 2. ऐसे कर लें. अब इसका ये मोल दिया हुआ है तो बताओ मोल्स ऑफ आयोडीन कितने आएंगे दोस्त? SH. क्लियर है? तो अब इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग. ओके, इट्स जस्ट प्लेइंग विथ मोल्स. Iodometric, iodimetric titration. This was one of the iodometric titration. Okay, so ये सारी चीजें मैं अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको कराऊंगा. बट मैंने यहां पे क्यों लिखा है, उस क्वेश्चंस के बाद अब वापस से नोट्स बनाएंगे. आई एम नॉट फास्ट. आई एम गोइंग एट अ स्पीड एट विच वी शुड गो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड वी हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू कवर एंड वी ओनली हैव 6 weeks बिफोर JEE मेन्स. है ना? इफ यू वॉन्ट टू गो इन अ रिलेटिवली स्लोअर मैनर फ्रॉम द बिगिनिंग, then you can basically attend the micro courses. Okay, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये सारा जो टॉपिक है, इस हार्डनेस ऑफ वाटर को सब भूल जाते हैं. ये NCERT में दिया हुआ भी है और इसके अंदर सब लोग गलती कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा. हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर सबसे पहले आपके पास 2 टाइप की हार्डनेस होती है. एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस. जो टेम्परेरी हार्डनेस आपके पास होगी, ओके, द टेम्परेरी हार्डनेस विल बी ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+. द परमानेंट हार्डनेस विल बी ड्यू टू क्लोराइड और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम. ओके, दिस इज इंग्लिश ओनली. कैल्शियम और मैग्नीशियम इंग्लिश में भी वही बोलेंगे ना, PP. हाँ, चलिए. हाउ डू वी रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस? सो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट है बॉइलिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास कोई भी बाइकार्बोनेट है, हीटिंग इफेक्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे.
So if you will boil it, what will happen? This will give you carbonate, which is a precipitate, plus H2O plus CO2. The M here can be either magnesium or calcium, right? Or if I ask you another way, there is Clark's method. Clark's method में क्या करते हैं हम? Clark's method में we react these bicarbonates with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो क्या होगा यहाँ पे? कैल्शियम का आपके पास बन जाएगा एक प्रेसिपिटेट, या मैग्नीशियम का बन जाएगा प्रेसिपिटेट, और आपके पास ये प्रेसिपिटेट बन गया तो कार्बोनेट हट गया. सिंपल इनफ. Permanent hardness, please pay attention. Last year in JEE mains around 4 questions were asked from this. ठीक है. So first is ion exchange method. In ion exchange method we use permutate. So permutate क्या होता है? It's known as zeolite. Zeolite का फॉर्मूला Na2, अगर मैं लिखता हूं तो Na2Al2 Si2O8.XH2O. अब ये मैं सुपर इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे. ओके, दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन डायरेक्टली. ओके, तो इसको भूलना मत सब लोग, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट. ओके, दिस बेसिकली इज जियोलाइट. आपने पी ब्लॉक में अपन फिर से पढ़ेंगे जियोलाइट. तो जियोलाइट जब आपसे पूछा जाएगा तो ये सवाल पूछ सकते हैं आपसे. अब परम्यूटेट क्या करता है? सपोज मैं इस पूरी चीज़ को एक तरीके से बोल सकते हैं. लेट से मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि आपने लिया इस पूरे जियोलाइट को मैं Z बोल देता हूँ. तो दिस जियोलाइट विल रिएक्ट विथ लेट से अ क्लोराइड, फिर M इज कैल्शियम और मैग्नीशियम, and this will give you NaCl plus Mz. अब ये जो Mz है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएगा. सो क्या हो गया कि ये जो क्लोराइड था ये तो सॉल्यूबल ही था नहीं, मतलब ये सॉल्यूबल था पानी के अंदर, जिसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर आ रही थी. अब आपने इसको प्रेसिपिटेट बना के अलग कर दिया है. ओके, सिमिलरली परमानेंट हार्डनेस को हटाने का एक तरीका क्या होता है? देयर इज समथिंग विच इज नोन एज कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज रेजिन. So cation or anion exchange resin, what does it mean? Basically they are going to be some long compounds or complex compound which will have acidic part like SO3H or basic parts like OH minus or NH2 minus. What do we do is, for example, I am using a cation exchange resin. So if I am using a cation exchange resin, for example I use M2 plus, आई यूज़ अ रेजिन जिसमें H प्लस लगा हुआ होगा. रेजिन एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मान लीजिए आप. ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये कंबाइन कर देगा रेजिन के साथ ऐसे M रेजिन ट्वाइस, और ये H प्लस जो है ये बाहर आ जाएगा. सो नाउ द M2 प्लस विच वॉज डिस्टर्बिंग यू इज समथिंग विच यू कैन टेक केयर ऑफ. सो रेजिन इज लेट्स से अ बिग लॉन्ग कार्बन चेन. इट्स अ कंपाउंड विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट रेजिन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका H प्लस इस रिमूव होकर ये M आ गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एनायन एक्सचेंज रेजिन होगा, तो एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा? आपके पास जो क्लोराइड या सल्फेट है, जो आपके पास लेट्स से OH माइनस लगा हुआ है रेजिन में, वो उसको रिप्लेस कर देंगे. सो इट विल आइदर गिव यू समथिंग लाइक Cl माइनस रेजिन, और इट विल गिव यू SO4 resin twice, something on those lines. So plus OH minus. Okay, अरे उधर ध्यान मत दो ना यार, सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो. So idea is very simple. Now this is precipitated. Okay, so remember these things. This is one of the topics जो बहुत ज़्यादा neglected है, उसको भूलना नहीं है. हार्डनेट इन टर्म्स ऑफ CaCO3 कैसे निकालेंगे? सो बेसिकली आपको देंगे पार्ट्स पर मिलियन ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3. सो यू विल राइट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन वेट ऑफ वाटर इनटू, दिस शुड बी इन ग्राम्स, दिस शुड बी इन ग्राम्स. पार्ट्स पर मिलियन इज 10 to the power of 6. नाउ what do you need to do
what you need to do is you need to simply, for example, if I give you uh, let's say I give you 95 grams of MgCl2 and you have to find hardness in terms of CaCO3. So what you should do is MgCl2, it's a salt, right? So now MgCl2 is a salt, so N factor for a salt is 2, the total positive charge or total negative charge. Similarly, N factor here is 2 because total positive or total negative charge is plus 2. So what you should do is just balance the equivalent. So equivalents of MgCl2 is equal to equivalents of CaCO3. Once you balance these equivalents, you can simply say equivalents is moles into N factor. This is moles into N factor, right? So what is moles? 95 upon molecular weight of CaCl2, sorry, of MgCl2 into 2, ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, is equal to weight of CaCO3 upon molecular weight which is 100. So इस तरीके से आप weight of CaCO3 निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, डोंट वरी. See, don't get impatient. Don't get impatient. We will understand. I'll explain it to you. Don't worry. Acid-base titration, I will explain it to you in form of one question. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन, यूडियोमेट्री किसी ने पूछा था. हाँ, अभी समझते हैं कुछ चीज़ें क्वेश्चन के फॉर्म में. तो मुझे ये बताइए कि C4H12O6 है, इट इज़ बर्न्ड कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. कैन यू टेल मी द कॉन्ट्रैक्शन इन ml? चलिए करके बताइए. आपके पास ये सवाल करने के लिए है 1 मिनट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फास्ट. अब मज़ा आने वाला है. कॉपी पेन निकालो सब अपनी, जल्दी से. क्या आंसर होगा? समय शुरू हो चुका है दोस्तों. केपी का आंसर है बी. अरे ABCD में बताओ ना. एले YP, गिव योर आंसर इन ABCD. B. Okay. B is something which is a lot of people are answering. Let's see. So this is going to be the equation. Can you tell me how to balance it? This will be 4, carbon is balanced. This will be 6, oxygen, hydrogen is balanced. 6, this is also 6. I think ये तो 6 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया. Now everything is balanced. Now let's say there was 1 ml of the compound which was present initially. So this was given to you as 1. Let's say this was A, which was in excess. This will be 0, this will be 0. Now this, if it is condensed, it will be liquid. Can you tell me at the end of reaction, since this is in excess, this is limiting reagent, so this will be 1 minus 1. This will be A minus 4 because 1 mole will react with 4 moles. This will be 4 moles. This you can neglect because it is liquid, rest all are gases. So what is the initial volume? Initial volume is 1 plus A. What is the final volume? Final volume is 0 plus A minus 4 plus 4, which is A. So can you tell me what is the contraction in volume? Vi minus Vf, 1 plus A minus A. क्या आ गया आंसर? 1. क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल था? नहीं, डिफिकल्ट नहीं था. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट. मेंस के लेवल का ही सवाल है. थोड़ा फोकस करने की जरूरत है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम. चलो अगला क्वेश्चन. अब बहुत मजा आने वाला है. चलो तैयार है सब लोग? तैयार हैं? चलो ये क्वेश्चन करके बताइए. 2 इक्वेशन दी हुई है. यू आर गिवन परसेंटेज यील्ड. You are starting with 2 moles of A. The question is how many moles of C are formed? Your time starts now. Your time starts now. Quickly. 30 seconds में होना चाहिए. 30 seconds.
एम ए एक बार डी लिखोगे तब भी डी रहेगा आंसर, है ना, तो बार बार मत लिखो। चलिए, मेजॉरिटी का कहना है ये, चलो करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, ए गिव्स 2b आपको दिया हुआ है, तो अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसके 4 मोल्स बनने चाहिए। बट परसेंटेज यील्ड 60% है, तो एक्चुअली कितने मिलेंगे, इंटू 0.6 यानी कि 2.4 मोल्स। सिंपल इनफ, क्योंकि एफिशिएंसी मान लीजिए इसको आप। फिर बी के 2.4 मोल्स हैं, तो सी के कितने मोल्स होंगे, सी के होंगे 3 इंटू 2.4 मोल्स। लेकिन इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है 90, तो इंटू 0.9, तो 7.2 इंटू 0.9, तो ये आएगा 6.48। आंसर है सी। अरे वाह, आर डी ए एम के ए आर एस डी एस एच जे, सब सही बात है यार, सही कर रहे हो। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, तैयार हैं सब लोग, कमर कस लीजिए। चलिए ये बताइए, एक कंपाउंड है Cl2 का, उसका AMl रिएक्ट करता है 2.5 AMl ऑफ O2 से टू फॉर्म AMl ऑफ अ गैशियस कंपाउंड। आपको उस गैशियस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। ये तो लोग ऐसे ही कर रहे हैं यार, सही है, सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। Cl2 प्लस O2 गिव्स, मान लीजिए उसका नाम कंपाउंड का है Cl2OX, तो ये हो जाएगा x/2। इसका AMl दिया हुआ है, इसका 2.5 AMl दिया हुआ है, इसका 0 दिया हुआ है। फाइनली इसका A मोल्स बन रहे हैं, तो ये तो आसानी से हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा। मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन 1 इज मोल्स ऑफ O2 अपॉन x/2, तो क्या आ जाएगा, A अपॉन 1 इज 2.5 अपॉन x/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। सिंपल। नहीं 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 नहीं, 2b है, अरे ऐसे b के मोल्स 2.4 है, 2b के मोल्स 2.4 नहीं है, ठीक है एस जे। चलिए चलिए, अभी कोचिंग में नहीं पढ़ाया उस पर नहीं जा सकते ना, जेई की परीक्षा में ये थोड़ी लिखोगे कि पढ़ाया नहीं गया है। अभी इस बात पे फोकस करो, पढ़ना है हमें, 20 सवाल करना है। चलो एनर्जी रखो पूरी, अगला सवाल करें। चलिए समय शुरू होता है अब। अभी मैंने 109% में बताया था, है ना, 118% में कितना SO3 फ्री होगा, यानी कि अनकंबाइंड स्टेट में होगा। 30 सेकेंड जल्दी से, अरे आंसर भी आने लग गए, सही बात है MAHK, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। केमिस्ट्री इज नॉट हार्ड, यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स। SJ, RS, PD, KV, गुड जॉब गाइस। ऐसे मान लें कि ये H2SO4 था और ये SO3 था, इसका हम मान लेते हैं x ग्राम था, हाँ। सो 100 ग्राम्स में से इसका x ग्राम्स था, तो ये कितना था, दिस वॉज 100 माइनस x ग्राम्स। So now SO3 will react with H2O to give you H2SO4. Now this is given to you as 18 upon 18, that is 1 mole. So this will be also 1 mole. So 1 mole will be 80 grams. So X is 80, total is 100, so this is 80%. C is the right answer. Yes, ओलियम इज H2S2O7। इन दोनों को मिक्स करना दोस्त, HA, इन दोनों को मिक्स कर तो ओलियम बनता है ना, हाँ। फाइन, चलो अगला क्वेश्चन, रेडी है सब लोग। 30 सेकंड के सवाल है, जेई मेंस के लेवल के ही हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। प्रोटीन सैंपल कंसिस्ट ऑफ 0.02% ऑफ मेटल M by मास इफ द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पॉसिबल फॉर द प्रोटीन, क्या होगा अगर उसका एटॉमिक वेट 20 है तो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स, फास्ट 30 सेकेंड्स, चलो एनर्जी। दोस्त मैं तो स्लो जा सकता हूं, लेकिन परीक्षा के अंदर 30 सेकेंड में होना चाहिए ये। हम क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि क्रैश हो जाए, लेकिन जिस तरीके से परीक्षा आएगी उस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी जीएम, है ना।
आपको अगर स्लोली ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी है, आप प्लीज़ माइक्रो कोर्स अटेंड करिए. दिस इज मेंट फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स बैच हु आर गिविंग जेई मेन्स. CBA ओके. काफ़ी वेरिड आंसर्स आ रहे हैं. क्या ऐसे सी कितने लोगों का? काफ़ी लोगों का सी आ रहा है, काफ़ी लोगों का बी आ रहा है. अब देखिए ये जेई का सवाल क्यों है, इसमें कुछ है नहीं सवाल के अंदर. ये परसेंटेज का सवाल है कि ये 0.02% है. मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो लेट्स अज्यूम देयर इज ओनली वन एटम ऑफ मेटल एम प्रेजेंट. तो उसका एटॉमिक वेट कितना होगा वो कह देता हूँ मैं 20. एक एटम है. मॉलिक्यूलर वेट ओवरऑल का m मान लीजिए और इंटू 100 कर दीजिए. अब एक बात बताइए, ये आपने लिख दिया तो ये m की वैल्यू क्या आएगी बताइए. ये आ जाएगी आपके पास 20 इंटू 100 अपॉन 0.02. तो ये 10 की पावर 5 नहीं आएगा क्या यार? अब ये गलती तो मतलब ये तो डिजास्टर है. जितने लोगों ने इसमें गलती कर दी है. ये सवाल कठिन नहीं है ना यार. अब तुम मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती नहीं कर सकते हो. तो जिन लोगों का गलत हुआ है सब सॉरी लिखो. जिन लोगों का गलत हुआ है सब सॉरी लिखो दोस्तों. अरे सॉरी तो लिखो ताकि गलती वापस से नहीं करोगे यार. हाँ ये बहुत सारे सॉरी आ रहे हैं. इस सॉरी को अपने दिमाग में जेहन में बिठा के रखना. जेई के अंदर इजी सवाल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहानी से बाहर हो जाएंगे. ठीक है, अगला सवाल. चलो फिर से मौका देता हूं मैं. चलिए करके बताइए. मैंने बताया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है. इस सवाल को करने के लिए आपके पास हैं 30 सेकेंड्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. JS, you have 30 seconds. Now I am telling this to you in English. So in 30 seconds you have to solve this problem. Your time starts now. Fast, 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 fast. MP, you are not stupid. In fact, you are humble. You are realizing that you have committed a mistake. D. Okay. D सबका D आ गया. अच्छा, पता नहीं है क्या गड़बड़ हो रही है. C, KT का C आ गया है. ओके. फाइनल D लॉक किया जाए. 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं. H2O2 10 वॉल्यूम दिया हुआ है. इसका मतलब मोलारिटी कितनी है? 10 अपॉन 11.2 मोलर है. इसकी मोलारिटी कितनी है? 20 अपॉन 11.2 मोलर है. फाइनल सॉल्यूशन दिया है. दो सॉल्यूशन मिक्स करके मोलारिटी कैसे निकालते हैं? अरे ये तो सबको आता है भाई. कैसे निकालते हैं? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2. दिस इज फाइनल मोलारिटी. सो अगर मैं कहता हूं कि फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ सपोज V है या X है तो ये X अपॉन 11.2 मोलर हो जाएगा फाइनल मोलारिटी. सो X अपॉन 11.2 इज इक्वल टू 10 इंटू 11.2 इंटू 100. वो ml में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है लीटर में क्योंकि सब ml में ही दिया हुआ है. दिस विल बी 20 अपॉन 11.2 इंटू 200 अपॉन 300. दिस विल बी इट. सो ये 11.2 ये 11.2 ये 11.2 कैंसल. दिस विल बी 2 2s are 4 plus 1 500. So this will be 500 by 3. या 500 नहीं 5000 by 3. Why 10? सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो ये क्या आएगा 50 by 3. तो इसमें से तो कोई भी आंसर नहीं है. लेकिन आप लोगों में से भी किसी ने सही आंसर नहीं दिया. Why 10? अगर x वॉल्यूम होता है तो मोलारिटी इज x अपॉन 11.2. ठीक है, तो एक्चुअली आंसर है 50 by 3. ठीक है, ऑप्शन ई. तो ये सवाल मैंने क्यों दिया? क्या होता है कई बार बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं और बताता हूँ क्या करते हैं. वो देखते हैं कि डेसिमल वाला ऑप्शन कौन सा है. डेसिमल वाला ऑप्शन डी है. सब लोगों ने डी कर दिया.
तो मैं क्या करता हूँ, कभी कभी ऐसे गेम्स खेल सकता हूँ आपके साथ, है ना। हाँ, +4 फ्री अगर जेई में हो गया तो +4 मिलेंगे दोस्त, लेकिन इस कहानी को याद रखो अभी, है ना। अगला प्रश्न। अरे एनजी, गुड जॉब, यू शुड हैव रिटर्न। ठीक है, चलिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट m है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकेंड्स, फास्ट। अरे बहुत मजा आने वाला है। थर्टी सेकेंड्स। जल्दी बताइए। ओके, आर पी, ए एन, एम पी, इन सब का आंसर बी है, एंड बी इज द राइट आंसर। आर एस, गुड जॉब। एस आर, गुड जॉब। आर पी, ए एन, एम पी, गुड जॉब। So how do we do this? Cu3p, copper is in +1, phosphorus is in -3. Here copper is in +2 and here phosphorus is in +5. So in this compound both are getting oxidized. So if both are getting oxidized, you add the n factors. So copper का n factor क्या होगा, 1 into 3 plus phosphorus का -3 से +5, 8 का change, and there is 1 phosphorus. So n factor is 11. GM, I will tell you, just a second. So can I say that equivalent weight of Cu3p is m by 11? Simple. 14 कैसे आ जाएगा दोस्त? नहीं आ रहा, 14 नहीं आएगा। कहाँ पे नीचे? यहाँ पे अगर x वॉल्यूम H2O2 दिया हुआ होता है, ओके, तो यहाँ पे 10 वॉल्यूम H2O2 दिया हुआ है, तो मोलारिटी 10/11.2। ये तो मैंने डिराइव करवाया था अभी थोड़ी देर पहले यार। ये देखो, अगर यहाँ पे मैंने दे दिया आपको x वॉल्यूम H2O2 तो मोलारिटी x/11.2 है, वहां से आया था ये। ठीक है जीएम। कॉपर +1 है क्योंकि फॉस्फाइड है, P3-, इनऑर्गेनिक, पढ़ना तो सब पड़ेगा, है ना कि। अगला प्रश्न, समय शुरू होता है अब, करिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको अगली क्लास में पूछूंगा, इसमें सब लोग गलती करेंगे। ठीक है, ये करके लाइएगा। आपको डीपीपी मिलेगी, उसके अलावा ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा अगली क्लास में, करके लाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करके बताइए। फेरस ऑक्सलेट अगर x मोल ऑफ KMnO4 से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। मैं आपको बता देता हूं, फेरस ऑक्सलेट ये होता है। अगर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो मैंगनीज जाता है +2 में, या अपन इनऑर्गेनिक में सीखेंगे। आयरन ऑक्सीडाइज होकर जाएगा +3 में, और कार्बन बनाएगा CO2। चलिए अब करके बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पे आयरन है +2 में, कार्बन है +3 में, मैंगनीज है +7 में, ये है +2 में, ये है +3 में, और ये है +4 में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैंगनीज 7 से गया 2, रिड्यूस हो रहा है, 5 का चेंज इंटू 1, इसका इन फैक्टर हो गया 5। आयरन गया 2 से 3, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन गया 3 से 4, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या होता है, एन फैक्टर को ऐड करते हैं। तो 2 से गया 3, 1 का चेंज इंटू 1 आयरन। 3 से गया 4, 1 का चेंज, 2 कार्बन। अब क्या करेंगे, अब इक्विवेलेंट मेथड यूज करिए। तो आप करिए इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 इज इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं आपको, 1 इंटू 3। इसके मोल्स कितने हैं, मान लीजिए x इंटू 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/5। तो ये आ गया आपका आंसर, C फॉर कैलकाटा। राइट, आगे बढ़े। CAN ने लिखा है, UG ने लिखा है, गुड जॉब गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन जिसने कर दिया भाई, ये जेई के लेवल का क्वेश्चन है, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या गड़बड़ होने वाली है। चलिए करिए। परमानेंट हार्डनेस ऑफ 1 लीटर वाटर, सैंपल कंटेनिंग MgCl2 NaCl, ये सब आपको दिया हुआ है। मैं सबका मॉलिक्यूलर वेट आपके लिए लिख देता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है आपको 95, ये एग्जाम में दिया हुआ होगा। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 58.5। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है MgHCO3 ट्वाइस का 146। CaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 136, और कैल्शियम बायकार्बोनेट का आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 162। ये सब आपको दिया हुआ है। माय डाउट्स में आप अपने अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बी आंसर आ गया है भाई दोस्तों। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस में पूछ रहा हूं, ध्यान से। परमानेंट हार्डनेस किस किस की वजह से होगी, पहले ये बताइए मुझे। अच्छा, ये सारे पीपीएम है, ये पीपीएम ऑफ CaCO3 है। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऑल दीज आर पीपीएम ऑफ CaCO3। तो फर्स्ट टाइप का जो सवाल है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए परमानेंट हार्डनेस है किसकी वजह से। क्या MgCl2 की वजह से परमानेंट हार्डनेस होगी? बिल्कुल होगी। क्या NaCl की वजह से होगी? नहीं भाई, NaCl सॉल्यूबल सॉल्ट है, हार्डनेस थोड़ी होती है। पानी में नमक डालोगे तो हार्ड वाटर बन जाएगा। हाँ SJ, क्या के, कोई भी क्लोराइड नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होगा। ये बायकार्बोनेट है, तो ये क्या होगा? टेम्परेरी हार्डनेस। ये क्या होगा आपके पास? ये परमानेंट हार्डनेस के लिए, और ये अगेन नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि परमानेंट हार्डनेस मुझे निकालनी है, तो परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालते हैं? वजह से, because of. Okay, so I can say equivalent of CaCO3 which I want to find is equal to equivalent of MgCl2 plus equivalent of CaSO4. Now equivalent is nothing but moles of CaCO3 into n factor. This will be equal to moles of MgCl2 into n factor plus moles of CaSO4 into n factor. D is the right answer. Good job. So weight of CaCO3 upon 100. Now what will be this? This will be 190 milligrams upon 95. This will be NCaSO4 is 272 upon 136 into 10 to the power of -3. यहाँ से आप weight of CaCO3 निकालेंगे। उस weight of CaCO3 को आप क्या करेंगे? 1 लीटर वाटर आपको दिया हुआ है। So whatever weight you get, you divide it by 1 liter. 1 liter is 1000 grams into 10 to the power of 6. Your answer will be 400 ppm. Simple enough. This will be weight of CaCO3 in grams upon 1 liter, which is 1000 grams into 10 to the power of 6. Okay. Next question. Find the equivalent weight of bromine in the following. अरे ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है दोस्तों, कर लेंगे। इसका एग्जैक्ट सेम सवाल मैंने आपको कराया है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो दिस इज होमवर्क। तो मैंने बताया था क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट Cl2 वाला मैंने कराया है। ये क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें Na2CO3 है, NaHCO3 है, NaOH है। इसको टाइट्रेट कर रहे हैं सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.5। ओके, आई विल यूज व्हाइट कलर। इज इट फाइन? नाउ इफ फिनोप्थिलीन इज यूज्ड एन इंडिकेटर, अगर फिनोप्थिलीन को अगर मैं लिखता हूं, उसके पहले अपन कहानी को समझ लेते हैं। यहां पे आपको दिया हुआ है कि ये NaOH है, ये दिया हुआ है आपको NaHCO3 और Na2CO3. Now 1 gram each is present. So this is 1 by 40 moles. This is 1 by 84 moles. And this is 1 by 106 moles. Right?
Now phenolphthalein from start to end, if you are using the titration reading is x, so start to end if you use phenolphthalein कहाँ पे कलर चेंज शो करेगा बताओ? सो आई कैन से मोल्स ऑफ NaOH तो पूरे यूज हो जाएंगे, एन फैक्टर 1 प्लस Na2CO3 के आधे ही यूज होंगे, इसलिए उसका एन फैक्टर भी 1, बिकॉज Na2CO3 विल एग्जैक्टली चेंज टू NaHCO3 and this will be equal to let's say volume which is used, so 1 into volume in ml upon 1000 because it is semi normal, right? या इसको नॉर्मल ही कर दीजिए, आसान हो जाएगा, और नॉर्मल कर देते हैं तो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम. सिमिलरली इफ आई आस्क यू इफ वी यूज मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सो ये पूरा यूज हो जाएगा, ये पूरा यूज हो जाएगा. अब Na2CO3 के बाद NaHCO3 जो है, NaHCO3 के बाद NaHCO3 एक बनेगा आपके पास 106 इंटू 1 जो बनेगा Na2CO3 का एक H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद, और लास्ट आपके पास क्या होगा 106 इंटू 1. दिस विल बी 1 इंटू V2 बाय 1000. सो ये सारे ब्रीफ रिविजन्स हैं, तो ये सारे सवाल आप करिए, और आपसे नहीं होंगे तो मैं फिर से बता ही दूंगा आपको. तो इसको y माइनस एक्स करेंगे अगर आप, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 90 ml. ओके, सो ऑल दीज क्वेश्चन विच आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी प्रीटी सीरियस अबाउट इट. Yes, KP. Okay, KP, I am giving you a hint just for you. So, in any acid-base titration, for example, NaOH, Na2CO3, NaHCO3 are given to you. Now, if this is A moles, if this is B moles, and this is C moles, NaOH first reacts with HCl to give you NaCl plus H2O. So, if this is A, Na2CO3 will react with HCl first to give you NaHCO3 plus NaCl, and this NaHCO3 then reacts with HCl to give you NaCl plus H2O plus CO2. Now phenolphthalein shows color change here, and methyl orange show color change here. So if I am using phenolphthalein, then equivalent of this plus equivalent of this is equal to equivalent of this. If I am using methyl orange from start to end, then equivalent of all these is equal to equivalent of this. This is the concept which I have used. Okay, so this is something which obviously is a revision class, so there are few things which obviously will be taught to you in detail if you attend the micro course. Okay, this is a JEE type question which is your homework. This will also be covered in P block. Okay, ये I will discuss with you in the next class. करके लाइएगा इसे. Okay, you have to make the structure first. ये एक बैलेंसिंग का सवाल है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा. प्रैक्टिस करिए अभी घर जाके बैलेंस कैसे करते हैं. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती होने वाली है सबसे, ये बात भी मुझे पता है. तो सब लोगों से अगली क्लास यानी कि कल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये सब करके लाइएगा. हाँ, माइक्रो कोर्स विल बी सफिशिएंट फॉर फर्स्ट टाइम. यस, ये एक ब्लीचिंग पाउडर वाला सवाल अभी अपन ने किया था, अभी मैंने बताया था इसके मोल्स कैसे निकालते हैं, याद आया? अब समझ में आया उसको फॉर्म में सवाल के कैसे लिखते हैं. ये सवाल के फॉर्म में आएगा तो ऐसा हो जाएगा. पहले ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या करेगा, पहले आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaCl2 प्लस Cl2 दे देगा, फिर ये Cl2 I माइनस से रिएक्ट करेगा, I2 प्लस Cl माइनस दे देगा, और फिर ये I2 रिएक्ट करेगा हाइपो के साथ, है ना? अभी तो कराया था मैंने ये सवाल, आपने ही तो निकाला था कि अगर इसके A मोल्स हैं तो इसके A/2 हैं, आपने निकाला था ना, वही तो सवाल है. तो अब क्या है, मैंने उसको ऐसे दिखा दिया तो अच्छा नया सवाल बन गया. This is sufficient for JEE Mains? Yes, it is. By all means. KHC2O4 अगर हम रिएक्ट करवाते हैं MnO4 माइनस के साथ, तो यहां पे बनता है CO2 प्लस Mn2 प्लस. और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं NaOH के साथ, तो पहला ये सवाल है कि इसके दो एन फैक्टर्स होंगे. पहले मुझे बताइए, यहां पे कार्बन +3 में है,
और यहाँ पे +4 में है, तो यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना है व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद MnO4 माइनस? हाउ विल वी नो? आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो पता होगा, ये ऑक्सीडेशन है, कार्बन 3 से जाएगा 4 में, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा, एक का चेंज इंटू 2. अच्छा, सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन. तो एसिड बेस रिएक्शन के अंदर क्या होता है जल्दी से बताइए? एन फैक्टर. कितने रिप्लेसेबल एच है यहाँ पे? यहाँ पे कितने रिप्लेसेबल एच है? कितने रिप्लेसेबल एच है? अरे इसमें एक ही रिप्लेसेबल एच है दोस्त. तो इसका एन फैक्टर दोनों में चेंज हो गया. अगर एन फैक्टर चेंज हो गया, अब ये सवाल हो जाएगा. इसको मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूं. देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि आप घर जाके कुछ कर सकें. इसके अलावा डीपीपी भी मिलेगी, वो भी करके लानी है. इसका आंसर आएगा ये. ओके, इक्विवेलेंट इक्वेट करना है. एन फैक्टर निकल गया तो कहानी खत्म. ये एक होमवर्क है जो आपको करके लाना है. अगेन आपको इसमें कॉपर का एक फंडा यूज़ करना है कि सारा का सारा कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया. कॉपर जो है वो I- से रिएक्ट करके देता है आपको Cu2I2 का प्रेसिपिटेट, प्लस आयोडीन इवॉल्व करता है. दिस इज द हिंट आई एम गिविंग यू. और ये आयोडीन जो है ये हाइपो से रिएक्ट करता है टू गिव यू S4O6 2- प्लस I-. सो ये हिंट है. अब सवाल आपको करके लाना है. कर लेंगे? बिल्कुल सही बोल रहा है के, बिल्कुल सही. ये सवाल दिया ना जेई मेंस में आ सकता है. इस पर लिख लो सब लोग, इंपॉर्टेंट है ना. ऐसा सवाल आ सकता है, इस पर लिख लो सब लोग, इंपॉर्टेंट. अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर तो बिल्कुल साफ है. टैप वाटर के अंदर क्या होगा? टैप वाटर के अंदर सब कुछ होगा, टोटल हार्डनेस. बॉइल्ड वाटर के अंदर सिर्फ परमानेंट हार्डनेस होगी, और ये बिल्कुल प्योर होगा. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए टोटल हार्डनेस अगर मुझे निकालनी है, विच इज परमानेंट हार्डनेस प्लस टेम्परेरी हार्डनेस, तो वो कितनी होगी? तो वो होगी जितना टैप वाटर है उसमें से जितना प्योर वाला पानी है वो निकाल दीजिए. और बॉइल्ड वाटर आपने अगर लिया है तो वैसे ही टेम्परेरी हार्डनेस तो हट गई है. तो परमानेंट हार्डनेस कितनी आ जाएगी? 6 - 3. डिस्टिल्ड वाले को हटा दो. अब तो सवाल सरल हो गया. टेम्परेरी हार्डनेस 9 है, परमानेंट हार्डनेस 3 है. तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है. प्लीज 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 इसको देख के जाइएगा. अरे अगली क्लास में डिस्कस भी तो करूंगा जीएम. आज आखिरी बार थोड़ी मिल रहे हैं. थोड़ी कलम चलाओगे तभी तो सीखोगे. रिपीट करूं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कुछ भी नहीं है, वो प्योर है. टैप वाटर में डिस्टिल्ड वाटर जितना प्योरिटी हटा दी, तो प्योरिटी कितनी है? 3 ml की, उसको हटा दो. तो फिर क्या बचेगा? परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस कॉज करने वाली सारी चीजें, वो कितनी हो गई? 12. बॉइल्ड वाटर में परमानेंट हार्डनेस ही होगी, टेम्पररी तो हट जाती है बॉइलिंग से. उसमें से डिस्टिल्ड हटा दिया तो जितनी परमानेंट हार्डनेस है वो आ गई. बस फिर कहानी खत्म. ठीक है, ये आप एनसीईआरटी पढ़कर लाएंगे. मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, कल फिर से बताऊंगा मैं आपको. क्लार्क्स मेथड मैंने आज नहीं बताया है, ये मैं आपको कल बताऊंगा. ठीक है, ये एनसीईआरटी पढ़ के लानी पड़ेगी सबको. हाँ हाँ, कल ही शेड्यूल मिल जाएगा, अभी दिख जाएगा देखो भाई. और ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आप चार्ज बैलेंस करेंगे. ये आपके पास हिंट है, ये सबसे होना चाहिए. बहुत ही मासूम सा सवाल है ये. प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन भी आपसे होने लग जाएंगे अब. ओके, हा. तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगला जो हमारा क्लास है वो कल होने वाला है. सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा ना दोस्त, के मैं क्यों हूँ यहाँ पे. डीपीपी के भी सारे सवाल करने हैं. पार्ट टेस्ट के लिए कुछ पढ़ तो लो मेरे दोस्त, फिर वो भी अवेलेबल होंगे. जेएस है ना. वाई पार्ट टेस्ट आर नॉट अवेलेबल?
अरे क्यों नहीं अवेलेबल होंगे, तुम्हारे लिए है ना दोस्त, होंगे ना, पहले पढ़ोगे फिर पार्ट टेस्ट दोगे ना। यू आर ओपी, ओपी का मतलब क्या होता है यार, ओमपुरी। मैं थोड़ा हेयर स्टाइल से बोल सकते हो यार, उसके तो बाल थे लेकिन, हाँ। सो आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो भी चैप्टर्स यहाँ पे है, स्पेशली इनऑर्गेनिक जैसे मैं बोल रहा हूँ, सब लोग छोड़ चुके हैं, मुझे ये बात पता है कि हम बाद में पढ़ेंगे। कल मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास जो कल है उसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। वो आप पढ़ाई कर कर आएंगे, ये मेरे से वादा कीजिए आप सब लोग। इतना तो एक द्रोणाचार्य अपने एकलव्य अर्जुन से मांग ही सकता है ना। हम सब संकल्प लेते हैं, ओके जेडी, वी ऑल शुड बी डिटरमिन्ड इनफ टू मेक श्योर दैट वी पुट इन आवर 200% एफर्ट एंड मेक श्योर दैट वी क्लियर जेई मेन्स विथ फ्लाइंग कलर्स एंड ऑल्सो देन जेई एडवांस्ड। ओके गाइज, शुद्ध हिंदी में बता जाए तो हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम पूरी दृढ़ता से मेहनत करेंगे और इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जेई मेंस को क्लियर करें और अपना नाम, पापा मम्मी का नाम और मेरा नाम रोशन करें। तो मिलेंगे हम फिर से, तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर से मिलेंगे शाम को 7 बजे, भूलना मत। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़कर आओगे सब लोग। चलो बाय, हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू एंड प्लीज स्टे सेफ। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.